चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया। अभी जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं समझा देता हूं कि पहले कैसे नियुक्ति होती थी, क्योंकि यहीं से चुनौती शुरू होगी, है ना। चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया। अब देखो, मैंने ये कहा कि हमारा संविधान चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करता है। चुनाव आयोग नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करता है, ठीक है ना। ये किस पर छोड़ता है? संसद के ऊपर। और संसद ने विपिन जब नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने क्या किया, एक संशोधन किया जिसको हम लोग बोलते हैं चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की सेवा शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991। यही अभी तक लागू था 2024 तक। अब इसमें यह कहा गया कि क्या होगा कि जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, है ना, मतलब केंद्र सरकार में जो सचिव सेक्रेटरी लेवल का जो क्या है कार्यरत या फिर रिटायर्ड जो अधिकारी है, उनके नामों की एक सूची बनाई जाएगी और उनमें से जो भी सुटेबल आदमी लगेगा, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उसकी नाम की सिफारिश किसको कर देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या बना देगा? चुनाव आयुक्त, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना। ये प्रक्रिया शुरू में अपनाई जाती थी। तो क्या मैंने बोला कि सचिवों के पद पर सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। इसके आधार पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विचारार्थ नामों का पैनल तैयार किया जाता है। पीएम पैनल पर क्या करते हैं? विचार करते हैं और फिर राष्ट्रपति को एक नाम की क्या कर देंगे? सिफारिश कर देंगे। तो पांच व्यक्ति ऐसे हैं जिनको समझा गया कि वो क्या है? ईमानदार, है ना। और फिर राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने क्या किया? उन 5 नामों पर विचार किया। IBYB की रिपोर्ट आई, है ना, कि कौन अच्छे तरीके से पूरे अपने कार्यकाल में क्या किया है, काम किया है, किस पर कोई आरोप है या नहीं है। उसके बाद इन 5 नामों में से मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, तो किसी एक नाम को छांटा गया और उस नाम की सिफारिश किसने कर दी? प्रधानमंत्री ने। तो पहले क्या होता था? प्रधानमंत्री चुपचाप सिफारिश कर देते थे और राष्ट्रपति क्या कर देते थे? उसकी नियुक्ति। तो इस प्रक्रिया में लेकिन दिक्कत है कि नहीं? मतलब प्रधानमंत्री जिसको चाहें उसको क्या बना सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या है? चुनाव कराना। और चुनाव अगर मैंने तुमको नियुक्त किया है, ठीक है ना, तो दोस्ती यारी में नियुक्त कर दिया कि भाई तुम हमारा पुराना साथी है, तो गुजरात में हम लोग एक साथ काम करते थे, तुम मेरा सचिव था, अब केंद्र सरकार में हम प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो तुमको उठा करके कहाँ लाएंगे? केंद्र में। और केंद्र में तुमको क्या बना देंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद तुम क्या करना? हम जब तुमको कहेंगे कि बिहार का चुनाव होना है, तो तुम क्या करना? डेट रिलीज करना। हम बोलेंगे कि बिहार का चुनाव 7 चरणों में होना चाहिए, तुम क्या करोगे? 7 चरणों में। हम बोलेंगे कि बिहार का चुनाव 5 चरणों में होना चाहिए, तो 5 चरणों में। और अगर हम चुनाव में जाकर के कुछ भाषण गलत दे देंगे तो तुम हमको टोकना नहीं। लेकिन विपक्ष का कोई नेता कुछ बोल देगा तो उसको खूब गरियाना, ठीक है ना। तो वो इलेक्शन कमिश्नर यही करता था। यही सबसे बड़ा क्या था? दिक्कत। तो बहुत सारे लोगों ने कहा और बहुत सारी समितियों ने भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इतना बड़ा पद है, उसकी नियुक्ति कैसे हो रही है? अपारदर्शी तरीके से। कौन से 5 नाम? कैसे तैयार किया गया इस नामों की सूची? कैसे प्रधानमंत्री ने तय किया कि इसी व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा उस पर विपक्ष तो हमेशा क्या लगाएगा? आरोप कि अपने आदमी को उठा के क्या बना दिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और हुआ भी है। आप देखोगे इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार ना, वो कौन थे? इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने स्टेट में काम कर रखा है, जब वो गुजरात के क्या थे? सीएम वगैरह। तो उन पर आरोप लगेगा ना भाई कि आपने अपने पुराने किसी वफादार को उठा के क्या बना दिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और वो आपके लिए क्या करता है? काम करता है। तो जब भी आप किसी अपने करीबी अफसर को, जानने वाले अफसर को क्या बनाओगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर, तो ये आप पर आरोप लगेगा। भले वो बहुत ईमानदार होंगे, राजीव कुमार बहुत ईमानदार व्यक्ति होंगे, लेकिन आरोप लगाना तो आरोप लगा देगा कि चूंकि ये प्रधानमंत्री का खास ऑफिसर था, इसलिए उसको क्या बना दिया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। ये चीजें तो इस नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या थी? काफी कमियां, पारदर्शिता नहीं थी। और बहुत सारे आप देखोगे कि आयोगों ने और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इस बात को उठाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।
और 2023 में आप देखोगे एक केस आया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे संगठनों ने मिलकर के एक याचिका डाल रखी थी कि सरकार क्या करती है, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की नियुक्ति में मनमानी, जो उनके आदमी होते हैं उन्हीं को क्या कर देती है वो नियुक्त, ठीक है ना, और नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सबसे पहली बात तो ये कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये क्या है, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका मतलब है कि जो चुनाव आयुक्त है वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, किसी का करीबी नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे आयोगों का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे आयोग जिसमें सरकारी आयोग से लेकर के बहुत सारे आयोग थे। उन्होंने कह रखा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी वो एक पैनल के द्वारा की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री भी हो, जिसमें विपक्ष का नेता भी हो, क्योंकि चुनाव है ना, चुनाव में तो दोनों उतरते हैं ना, पक्ष और विपक्ष दोनों। तो जब नियुक्ति प्रक्रिया होगी तो विपक्ष के लोगों को भी रखिए और सत्ता पक्ष के लोगों को भी होना चाहिए। तो बहुत सारे आयोगों ने जो है ये सिफारिश कर रखी थी क्या करने की, कि नियुक्ति प्रक्रिया को बदला जाए, उसको पारदर्शी बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाएगी। और इस समिति में कौन होंगे, प्रधानमंत्री, दूसरा कौन होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिससे कि अगर किसी के नाम पर मुहर लगती है तो उस पर से ये ना आरोप लगे कि वो किसी का क्या है, करीबी है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरा कौन है, लोकसभा में विपक्ष का नेता है। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें, है ना। और बीच में कौन बैठा हुआ है, हमारे न्यायपालिका का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति, तो कम से कम उस पर तो भरोसा करेंगे ना कि वो खराब आदमी को नहीं चुनेगा, है कि नहीं। तो ये 3 अगर मिल जाते हैं तो जिस नाम पर मुहर लगेगी उस पर कभी भी ये आरोप नहीं लगेगा कि वो किसी एक के पक्ष में क्या करता है, काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया जिसमें काफी लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये कहा कि जो एक क्या बनाए, एक समिति बनाई जाएगी और उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में कौन होगा, विपक्ष का नेता होगा, और भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, वाली एक समिति क्या करेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। ठीक है, ये फैसला उन्होंने दे दिया। लेकिन हम लोग एक बार अभी क्लास में पढ़ करके आ रहे हैं, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत पढ़ाया था ना, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत पढ़ाया था। उसमें क्या पढ़ाया था कि न्यायपालिका की शक्ति पर विधायिका क्या करती है, कुछ कंट्रोल रखती है, विधायिका की शक्ति पर न्यायपालिका कुछ कंट्रोल रखती है, और कार्यपालिका भी विधायिका और न्यायपालिका पर कुछ कंट्रोल रखती है, और वो दोनों भी कार्यपालिका पर क्या रखते हैं, कंट्रोल। और एक चीज बताया था कि विधायिका कैसे कंट्रोल रखती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है तो कानून बदल करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला जा सकता है कि नहीं। तो सरकार को ये लगा कि ये इंटरफेयर कर रहा है कौन, न्यायपालिका, क्योंकि नियुक्ति का प्रक्रिया बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, संसद के पास यानी कि विधायिका के पास। अगर विधायिका बनाती है तो ठीक है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये बताने वाला कि कौन कौन मिलकर के चुनेगा क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। तो आप देखोगे कि संसद ने क्या किया, एक संशोधन पेश किया, है ना। तो ये जो 1991 का जो कानून मैंने आपको बताया था कि देखो ये कानून इंपॉर्टेंट है, इस कानून को क्या कर दिया, आगे चल करके संशोधित कर दिया, किसने, है ना, किसने किया, सरकार ने। और एक नया कानून वो लेकर के आई, मुख्य चुनाव आयुक्त और
अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 इसको पारित कराया संसद से। और नियुक्ति प्रक्रिया में जो है चीफ इलेक्शन कौन कौन थे, सीजीआई, उनको हटा करके क्या बना दिया, अभी भी क्या है, एक समिति ही क्या करती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कौन होगा, पीएम होगा, सीजीआई होंगे और लीडर ऑफ एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इन्होंने क्या कर दिया, पीएम होगा, एलओपी होगा और बोला पीएम द्वारा एक कैबिनेट मिनिस्टर, क्या होगा, पीएम द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर। और ये कौन है, अभी अमित शाह। तो प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं और बेचारा कौन बैठते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने बोला कि हम काहे जाएंगे इस समिति में जब हमको पता है कि दो लोग, मतलब मान लो किसी नाम पर असहमति बनेगी तो क्या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में उसका कैबिनेट मंत्री जा सकता है क्या? हम लोग तो पढ़ करके आ रहे हैं सामूहिक जिम्मेदारी। अगर प्रधानमंत्री ने बोला कि ये सही है तो सब मिलके बोलेंगे क्या ये सही है। तो एक समिति बनाई इन्होंने, एक अमेंडमेंट कर दिया, बोला कि सीजीआई जो है उसको हटा देते हैं और सीजीआई के अगर मान लो कोई अदर पर्सन भी रख देता है ना तो भी बात बन जाती कि पीएम होंगे, एलओपी होंगे और कोई बाहरी व्यक्ति होगा जिसको पीएम और एलओपी मिलकर के क्या करेंगे, नियुक्त। तो भी लगता है कि सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पीएम होगा और कौन होगा, पीएम के द्वारा नियुक्त एक मंत्री, कैबिनेट रैंक का मंत्री है ना, और कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में। तो अभी के टाइम में आप देखोगे इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है वो एक समिति के द्वारा की जाती है जिसमें कौन होता है, पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, और कौन, एक कैबिनेट रैंक का मंत्री जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, खुद प्रधानमंत्री। और इसीलिए फिर से इसको चैलेंज किया गया है। बोला गया कि ये तो पहले से पता है कि दो लोग यहाँ पे बहुमत में हैं। अगर तो आप देखोगे इस बार जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो रही थी तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो गया ही नहीं, राहुल गांधी गए ही नहीं, गए और निकल करके वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमको जिस नाम पर आपत्ति है उस नाम पर ये दोनों राजी हैं और ये वोटिंग होगी तो ऑब्वियसली पता है कि ये दोनों एक तरफ वोट करेंगे, हम अकेले, तो जहां पर हम माइनॉरिटी में है वहां पर बैठने का क्या मतलब है कि नहीं, ये चीजें। तो तुरंत गया और तुरंत निकल करके वापस आ गया, क्योंकि जब तुमको अपनी मनमानी करना है तो चुन लो, कम से कम ये तो रहेगा ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी क्या किया, विरोध वहां पर जताया। तो खैर आज के टाइम में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, एक समिति के द्वारा, और उस समिति में कौन होते हैं, अध्यक्ष के रूप में कौन, प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में कौन, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा व्यक्ति कौन है, प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है ना। ये लोग जिसके नाम की सिफारिश कर देते हैं वो सिफारिश किसके पास जाती है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करता है, उसकी नियुक्ति कर देता है। ठीक है, एक चीज ये होगी। अब दूसरा कि जिन नामों पर विचार किया जाएगा उसके लिए भी एक खोज समिति बनाई गई है, क्योंकि पहले बोला गया कि भैया तुम कौन से 5 नामों पर विचार कर रहे हो, कैसे तुम डिसाइड किए कि वो 5 व्यक्ति ही इस देश में सबसे ईमानदार हैं, कोई तो क्राइटेरिया होगा। तो उसको भी सुधारा गया, बोला गया कि एक सर्च कमेटी होगी, है ना। सर्च कमेटी का काम क्या है, कुछ नामों को इस पैनल के सामने क्या करना, भेजना। कि जैसे ये सर्च कमेटी ने 10 नाम सर्च किए और बोले कि ये देखिए 5 नाम या 10 नाम है जिस पर क्या कीजिए आप लोग विचार, और जिसमें से आप तीनों को जिसको मर्जी हो उसको क्या बना दीजिए, इलेक्शन कमिश्नर। तो किन नामों पर विचार करना है इस समिति को, प्रधानमंत्री वाली समिति को, उसके लिए बनाया गया है एक खोज समिति। और वो जो खोज समिति है उसके अध्यक्ष कौन होता है, विधि मंत्री। ये भी याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खोज समिति का अध्यक्ष कौन होगा, विधि मंत्री। और विधि मंत्री के अलावा उस खोज समिति में क्या होंगे, 2 अन्य सदस्य होंगे जो कि क्या होंगे, केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी। यानी कि विधि मंत्री होगा और केंद्र सरकार के 2 क्या होंगे, अधिकारी, जो कि सचिव स्तर के होने चाहिए, उससे नीचे के नहीं। और ये लोग 3 बैठ करके क्या करेंगे, उन नामों का सर्च करेंगे जिन नामों पर उस समिति को क्या करना है, क्या करना है, विचार। तो इसको बोलते हैं सर्च कमेटी या फिर क्या बोलते हैं,
है ना, खोज समिति ये 5 नामों पर क्या करेगी, विचार करेगी, है ना, और इस नाम को कहां भेज देगी, इन तीनों के पास। अब ये 3 क्या करेंगे, इसमें से किसी 1 या 2 व्यक्ति का नाम किसको सिफारिश कर देंगे, राष्ट्रपति को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको याद रखना है कि खोज समिति के मेंबर कौन कौन होते हैं, और जो फाइनली जो समिति जो सिलेक्शन पर क्या करती है, अपना ओपिनियन देगा, उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो नियुक्ति के लिए जो समिति, उसमें प्रधानमंत्री है, एलओपी है, और कौन है, एक कैबिनेट रैंक का मंत्री। और खोज समिति में मैंने क्या कहा कि विधि मंत्री होगा इसका अध्यक्ष, और इसके अलावा 2 क्या होंगे, और सचिव स्तर के अधिकारी। और ये लोग नामों पर क्या करेंगे, नाम भेजेंगे किसके पास, प्रधानमंत्री की समिति के पास। इस तरीके से आज के टाइम में क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति, ठीक है ना, नियुक्ति। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए 5 नाम भेजा है किसने, इस खोज समिति ने, किसके पास, इस समिति के पास। तो क्या वो सिर्फ इसी 5 नामों पर विचार कर सकते हैं, या फिर इन 5 नामों के अलावा किसी अन्य नामों पर भी वो क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इन तीनों को लगता है कि जो 5 नाम भेजे गए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति सुटेबल नहीं है, और इनके से एक ज्यादा सुटेबल व्यक्ति उनके नजरों में है, तो बाहरी नाम पर भी क्या कर सकता है, विचार कर सकता है। तो कोई मैंडेटरी नहीं कि जो खोज समिति जो नाम भेजेगी उसी पर विचार करेगा, कौन, प्रधानमंत्री, एलओपी और कैबिनेट मंत्री। उसको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बनने के लायक है, जिसके पास योग्यता है, उसको क्या बनाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है ना, तो बोला गया है कि चयन समिति उन अभ्यर्थियों पर ही विचार कर सकती है जिन्हें खोज समिति द्वारा पैनल में शामिल नहीं किया गया है।